अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सियार अली शाह। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा खैबर। मुकदमा खैबर में आज हम जिस मौज़ूआत पर बात करेंगे उसमें सबसे पहला मौजू हमारा है पिछले दिनों पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का एक अहम इजलास हुआ, एक तवील इजलास हुआ। इस इजलास में जो मिलिट्री टॉप लीडरशिप है उन्होंने पार्लिमानी जो क़यादत हैं उनको ब्रीफ़ किया, ख़ास तौर पर कौमी सलामती के हवाले से, और जो इस वक्त तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं उसके हवाले से पार्लिमान को ब्रीफ़ किया गया। चूँकि ये एक तवील सेशन था, इसमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत जो है मुख्तलिफ़ जो इस प्रोसेस के हवाले से क्वेश्चंस थे, जो अहम सवालात थे, जो अहम नुकात थे, उस पर ब्रीफ़ किया गया, वो भी रेज़ हुए। उसमें जो एंड पे एक कंक्लूजन उसका था वो ये था कि एक पार्लिमानी कमेटी बनेगी और वो पार्लिमानी कमेटी इस पूरे मुज़ाकराती अमल को ओवरसाइट करेगा, निगरानी करेगा। जो ये मुज़ाकरात हो रहे हैं किस सतह पर हो रहे हैं, ये डिमांड थी, ये जो इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट है उसका एक अहम हिस्सा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी तरफ से ये डिमांड था और इस डिमांड को अभी पूरा गया। अब इसमें देखना है कि ये कमेटी जो है ये कितनी एम्पावर होगी, इनके क्या मैंडेट होगा, क्या रोल प्ले कर सकते हैं, कितने तक ये जो है अपना स्पेस दे सकते हैं या इंटरफेयर कर सकते हैं। इन सारे मामलात पर, इन अहम नुकात पर हम बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार हसन खान साहब मौजूद है। सर, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। जी भाई, थैंक यू। सर, पहला क्वेश्चन तो बहुत अहम है और ये है कि चूँकि ये मुज़ाकरात आज से नहीं हो रहे, तकरीबन इसको काफ़ी अरसा हो गया है। पहले तो था कि अमूमन ये होता है कि इनिशियली ये चीज़ें फ़ाइनल होती है। पिछले प्रोग्राम में भी हमने इसका ज़िक्र किया था। अभी भी ये नुक्ता है कि जो पीपल्स पार्टी की तरफ से उठाया गया और पीपल्स पार्टी की जो एक डिमांड पार्लिमान को उसने लिया, पार्लिमान को उसको बिल्कुल एतमाद में लिया जाए। अब ये जो पार्लिमानी कमेटी बनी है, ये आप समझते हैं ज़रूरी प्रैक्टिस था, और क्या ये कितने हद तक मतलब जा सकते हैं? कुछ उनके डिमांड्स हैं जिससे वो इख्तिलाफ हैं उनको पीपल्स पार्टी को या चंद पार्लिमानी जमातों को, तो ये कितने तक अपना असर रसूख जो है उस पूरे अमल में अपना अदा कर सकते हैं? देखिए यार, अगर इसका हम थोड़ा सा ये आपने जो कहा सियाक व सबाक रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट कर दें, ये जो मिलिटेंसी का मसला ये तो पाकिस्तान में 2004, 5, 6 से शुरू हो के 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 में फुल ब्लूम में ये तकरीबन 7, 8, 10 साल ये रहा। इस दौरान जो है अस्करी क़यादत की तरफ से, या जिनको ये अक्सर कहते हैं कि मुकामी कबाइल ने किया है, वो मुआहिदे हुए भी हैं, जिसमें स्वात में भी हुआ है, सरारोगा में हुआ है, शकै में भी हुआ है। मतलब है कि तकरीबन 8, 10 या 13, 14 जो मुआहिदे हुए हैं वो हुए भी हैं। लेकिन उन मुआहिदों में जो है ना पार्लिमान को बताया गया था, ना पार्लिमान को एतमाद में लिया गया था, बल्कि लोकली ये इकट्ठे होकर एक मुआहिदा कर ले। उन मुआहिदात की जो आउटकम पे रहे वो बहुत ज़्यादा डेडली और ख़तरनाक निकल आए, और वो फेवर कर गए मिलिटेंट को। मतलब है कि हर मुआहिदे के बाद जो मिलिटेंट तंजीमें थी वो मज़ीद मजबूत होती गई। इस दफ़ा जब इन लोगों ने तकरीबन लास्ट ईयर फरवरी से मेरे ख्याल में ये प्रोसेस शुरू किया है, या मिड ईयर से 1 साल तकरीबन इसका हुआ है कि इनके कॉन्टैक्ट्स इस्टेब्लिश हुए हैं, और ये काफ़ी एडवांस। मतलब ये कि ये जो काबुल में जो जरगा हुआ ये जस्ट एक पब्लिक फेसिंग के लिए था। मतलब ये आगे से पीछे बहुत ज़्यादा बातें हुई हैं। अभी काफ़ी जो है ना राज व नियाज समझ ले या वादे वईद जो है ना वो भी हुए हैं, और उनको एश्योरेंस भी कराया गया है कुछ चीज़ों का। लेकिन अब ये था कि जरगे के बाद जो है ये चीज़ बिल्कुल पब्लिक आई में आ गई, और पब्लिक की तरफ से कुछ सियासी जमातों की तरफ से डिमांड किया जाने लगा कि जी ये जो हो रहा है, अब पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को तो कोई वक़्त देनी चाहिए ना। तो जब ये पार्लियामेंट में ले आए, लास्ट जो सेशन हुआ उसमें तो सिर्फ हुकूमत को ब्रीफ किया गया। अभी ये पार्लिमानी कमेटी जो कि 27 मेंबर पार्लिमानी कमेटी, इसमें सब पार्टियों के नुमाइंदे हैं, साथ साथ जिस तरह महमूद खान चकज़ई साहब और कुछ और जो थे उनको अन इन्विटेशन स्पेशली बुलाया गया कि वो उसमें पार्टिसिपेट करें। इसमें अभी फैसला ये किया गया कि देखिए इस तरह हम ये नहीं छोड़ सकते,
ये जो आप टॉक्स कर रहे हैं, प्रोग्रेस जिस तरह की होती रहती है, तो आप पार्लियामेंट को आगाह करते जाएंगे कि हो क्या रहा है, उनके डिमांड्स क्या है, हम क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए एक पार्लियामेंट की एक कमेटी बनाई जाएगी, अभी बनाई नहीं है लेकिन बनाई जाएगी, जिनको ये पार्लियामेंट्री ओवरसाइट कमेटी कहेंगे कि ये है। अभी इनकी तरफ से तो ये आया। कल मेरे प्रोग्राम में सेनेटर सालेह शाह साहब, जो कि लास्ट जो जरगा गया था उसके हेड है, JUI के भी 57 मेंबर जरगा जो थे उसको लीड किया था, जो उसको लीड किया था उससे जब मैंने सवाल पूछा, बड़े नाराज थे उस पर कि पहले तो ये चाहिए कि ये जो कमेटी है ये जाके तालिबान के साथ बातचीत, उनको पता चले कि वो कह क्या रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए आपका पार्लियामेंट जो है, जब प्लाना को रिहा किया जा रहा था पार्लियामेंट किधर था, जब रेमन डेविस जा रहा था तो पार्लियामेंट क्या था, जब रमजी यूसुफ दे रहे थे तो पार्लियामेंट, जब प्लाना ये सारी चीज़ें। फिर वो समझते हैं तालिबान कि आपका पार्लियामेंट जो है ये अमेरिका के उसमें है, मतलब है कि उसके कब्जे में, समझ लिया उसके दबाव में या उनके इन्फ्लुएंस से। पहले आप अपने आप को अमेरिकी दबाव से निकालें और अमेरिकी दबाव के तहत जो फैसले किए गए हैं, जिनमें एक फैसला है फाटा की मर्जर का, इसको आप ख़त्म करें, फिर हम आपकी पार्लियामेंट को मानेंगे। अभी मैं समझता हूं कि ये वाकई ये बात है कि वो आपकी पार्लियामेंट को नहीं मानते, वो आपके आईन को नहीं मानते, और आप उसी पार्लियामेंट के ज़रिए उसी आईन के दायरे-कार के अंदर रह के बात करना चाह रहे हैं। तो मतलब है कि ये जो है मुश्किल है, ये दाल गल जाए। पार्लियामेंट को नहीं मानते या पार्लियामेंट को खुद मुख्तार नहीं समझते? वही है ना कि ये जो पार्लियामेंट है इसको नहीं, मतलब है कि ये गुलाम पार्लियामेंट है उनकी नज़र में। उनकी नज़र में ये अमेरिका, वो कह रहे हैं कि ये सेनेटर सालेह शाह साहब बता रहे थे कि उनकी नज़र में तालिबान ने अमेरिका के खिलाफ लड़ के अमेरिका को अफगानिस्तान से निकाला है। अब अफगानिस्तान आज़ाद है और अफगानिस्तान के जो हुक्मरान हैं इस वक्त, अफगान तालिबान या अमारत इस्लामी, वो अब आज़ाद फैसले कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पार्लियामेंट जो है वो तो आज़ाद नहीं है, ना आपकी हुकूमत आज़ाद है। इसीलिए पहले हमें मिल के अमरीका से हमें आज़ाद होना पड़ेगा। अभी इंटरेस्टिंग बात, मैं आई डोंट नो हाउ कि हमारे लोगों ने उनसे इन्हीं टर्म्स पे बात की। देखिए मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ये जो फाटा की डी मर्जर है, मतलब है कि मर्जर को रिवर्स करने की जो बात है, उनके लिए जो हमारे आर्किटेक्ट है, इंटरलॉक्यूटर्स है मेन, जिसमें वो कहते हैं कि जनरल फैज साहब हैं, एक टेलर मेड जरगा भी बनाया। कैसे टेलर मेड जरगा? ऐसा जरगा पिक एंड चूज करके कि जो सब नुमाइंदे एक्सेप्ट पीपल्स पार्टी के और एक दो जो है, जो सब थे वो भी मर्जर के खिलाफ है, उनको भेजा। मतलब है कि टीटीपी को अपीस करने के लिए हमने एक ऐसा जरगा कॉन्स्टिट्यूट किया, इनको ट्राइबल एल्डर्स का नाम दे के, कबायली मशरान का नाम दे के, कि जो सारे जो है तकरीबन मैक्सिमम, अगर सारे नहीं 3, 4, 5 को छोड़ के बाकी जो सब थे वो मर्जर के खिलाफ थे। नंबर 1, लास्ट टाइम मैंने कहा था कि ये जो मर्जर का जो मसला है ये हमारा मसला नहीं है, ये टीटीपी का मसला नहीं है, ये अफगान तालिबान का भी मसला है। ये बड़ा अहम, अफगान तालिबान भी चाहते कि देखिए हमने लोगों को देखिए, हम जब आ गए तो पाकिस्तान ने ये मुतना, देखिए जब डी मर्ज करोगे, मर्ज को रिवर्स करोगे तो ये इलाका वही इलाका गैर बन जाएगा ना। इलाका गैर मीन ना आपका है ना मेरा है। ये तो मैं समझता हूं कि हमारे जो इंटरलॉक्यूटर्स है, जिसने भी इनिशिएट किया है, मुझे लग रहा है कि वी आर अंडर सीवियर प्रेशर। अभी कहां से प्रेशर है वो मेरे ख्याल में ये कमेटी में डिस्कस भी हुआ है। बिल्कुल, वो बड़ा या प्रेशर समझ ले या डर समझ नहीं, तो लाजमी बात है, प्रेशर डर और एक ही होता है, वो अल्फाज मगर उसमें यह है कि हम जब बात करते हैं किसी दो जो ग्रुप्स होते हैं, दो जो आपस में किसी भी डिसएग्रीड पार्टीज़ होती है, वो जब किसी मामले पे बात करते हैं तो वो आमतौर पर दोनों के एक किस कमज़ोर पॉइंट से बात कर रहा है, दूसरा मजबूत पॉइंट से बात कर रहा है। तो जो मजबूत पॉइंट से बात कर रहा है तो फिर उसकी तरफ मुज़ाकरात का टिल्ट उस तरफ होता है, उनके डिमांड ज़्यादा माने जाते हैं। इस वक्त जो कल कमेटी में भी शायद जो परसों कमेटी का मीटिंग हुआ है पिछले दिनों, उसमें भी इस पर जिक्र हुआ है, इस हवाले से जिक्र हुआ है कि
अगर TTP के साथ ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो नतीजतन ये भी हो सकता है कि वो ISK इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस जो है उनके साथ दे गो एंड जॉइन हैंड विद द ISK और दे फिर ये आके पाकिस्तान को टारगेट करें, तो ये हमारे लिए फिर एक ऐसी सिचुएशन होगी जिसको फेस करना बहुत मुश्किल होगा। तो हमें इनको कन्विंस करना है हर हाल में। तो क्या आप ये समझते हैं कि ये मजबूत पॉइंट से हम बात कर रहे हैं, या ये बज़ाहिर तो ये लगता है कि ये कमज़ोर पॉइंट है? देखिए, जरगे हमारी तरफ से जा रहे हैं अफगानिस्तान, ठीक है, इनिशिएटिव हमारी तरफ से हैं कि जो नज़र आ रहा है, मतलब है कि जो फ्रामा फशाए जो नज़र आ रहा है वो ये है, उनके मुतालबे के नतीजे में हमने बॉर्डर के एरियाज़ में कुछ फ़ौज में कमी भी कर दी है, ठीक है। उनके मुतालबे पे हमने उनके कुछ लोगों को रिहा भी किया है, उनके मुतालबे पे कुछ अहम लोगों की सज़ाएं हमने प्रेसिडेंशियल पार्डन के ज़रिए माफ़ भी करवाए हैं। उनके मुतालबे पे हमने उनके फैमिलीज़ को ले जाके उनसे मिलवाया भी है। मतलब है कि अभी तक सारे उनके मुतालबात माने गए हैं, ठीक है। हम जो टॉक्स कर रहे हैं वो ज़्यादातर उनके मुतालबात पे है। हम कह रहे हैं कि जी फाटा मर्ज रिवर्स होगा या नहीं होगा, ये उनका मुतालबा है। हमारा तो हमने देखा सेटल इशू। उनका मुतालबा है कि वो वापस आके असलहा समेत उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, मतलब उनको असलहा रखने की इजाज़त होगी। असलहा न सिर्फ रखने की बल्कि आगे पीछे दौड़ने फिरने की, भाई कितने लोग हैं, कितनों को चाहिए। उनका मुतालबा है कि जी फाटा में ऐसी स्पेस हमारे लिए क्रिएट करें, लाइक अलहदा सूबा आप समझ लें कि हमें एक ऐसा एरिया दिया जाए जहाँ पे हम घूम फिर के आज़ादी के साथ अपने ख्वाहिशात के मुताबिक निज़ाम लाया जा सके। अभी ये उनके मुतालबात है। मुझे बताओ रियासत का क्या मुतालबा है? रियासत का क्या मुतालबा? देखिए, रियासत मजबूत होती है, रियासत स्ट्रांग होती है, ग्रुप स्ट्रांग नहीं होते हैं। इनके खिलाफ रियासत ने तकरीबन कितने मिलिट्री ऑपरेशंस किए, इनको निकाला गया है। अभी बजाय इसके कि हम उनकी तरफ देखें, देखिए ISK की तरफ बाहर सूरत उन लोगों ने जाना है। अगर आपके टॉक्स कामयाब भी हो जाते हैं, जिस तरह आज स्प्लिंटर ग्रुप जो है ना, स्प्लिंटर ग्रुप नहीं है जो हाफिज गुल बहादुर वगैरह जो आज भी पिछले दिनों 2-3 रोजाना की बुनियाद पे वो मसाइल होते हैं, तो फिर आप इनके साथ भी बैठ जाए, इनको भी एक सूबा इनको दे दे, एक सूबा TTP को दे दे। मतलब मैं समझता हूँ अमन ज़रूरी है, मुज़ाकरात होनी चाहिए, लेकिन रियासत के कॉस्ट पे नहीं, रियासत के सरेंडर के कॉस्ट पे नहीं। वो ठीक है, हमारे नाराज़ भाई समझ ले जो भी आप उनको ना, चलो दहशतगर्द नहीं है, मिलिटेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो पाकिस्तानी है। वो आके पाकिस्तान में 22 करोड़ अवाम है, उनका एक मुश्तरका आईन है, मुश्तरका कानून है, ठीक है। इस्लामी निज़ाम के हवाले से यहाँ पे इस्लामी पार्टियाँ हैं, वो आके यहाँ तक हो सकता है मेरे ख्याल में अगर उनको पार्डन दिया जाए, स्वीपिंग पार्डन, ब्लैंकेट पार्डन दिया भी जाए, माफ़ी आम की भी जाए, फिर भी लोग मेरे ख्याल में उनको एक्सेप्ट करेंगे मेरे ख्याल में। लेकिन अगर वो बंदूक उठा के, अभी देखिए कल वो कह देते कि जी आप वजीरिस्तान से निकले, बाजावड़ से, चमन से, प्लाना से निकले, फौज को निकाल ले और हमें इजाज़त, हम वापस आएंगे। अभी वो वापस आके अगर वो दोबारा उसने ये कार्रवाइयाँ शुरू की तो अब दोबारा ऑपरेशन करोगे। ये मेरा मेरा सवाल भी ये था कि अमेरिका और अफ़गान तालिबान के दरमियान जो दोहा में एग्रीमेंट हुआ, जो मुज़ाकरात हुए, उसके बाद एक एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट में ये था कि आप ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, लेकिन आप निकल जाए, हम ये भी करेंगे। अब अमेरिका वहाँ से निकल गया, मगर तालिबान ने जो बहुत सारे वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया। तो अब अमेरिका तो दोबारा हमला नहीं कर सकता, दोबारा तो वो ऐसा नहीं है कि दरवाजे खोल के वापस आके। तो अगर हम इस सिचुएशन को अगर इस तनाजुर में देख ले कि अगर फाटा से, जो कि एक्स फाटा कबाइली इलाकों से फ़ौज निकल आती है, तो फिर अगर TTP अपने वादे पूरे नहीं करती या उसको फिर जो उनके साथ एग्रीमेंट होगा उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, एक नुक्ता। दूसरा नुक्ता कि आप फाटा को ख़त्म कर दे, मेक इट ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी वंस अगेन, जो कि एक ब्रिटिश एरा का काला कानून था।
अब ये होगा कैसे? ये तो एक तो वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में है जो यहाँ से जरगा गया है। दो मुख्तलिफ सवाल आते हैं। जी, एक तो ये कि वो जो यहाँ से जरगा गया उन्होंने वहाँ पे कोई जो है ना उनको तसल्ली भी दी है कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। तो ये केस जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और ये तो आईनी तरमीम है, ये इसको डू अवे कैसे करेंगे? देखिए, पहली बात यहाँ पे आते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारी अदालतों की अब क्या कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बड़े लाइक वर्जिनिटी ऑफ ए वो जो होता है कि आप कुछ बात करें। देखिए, कोर्ट्स की यही हालत है। मैं एक बात बता दूँ, उस पर बाद में भी बात करेंगे कि छोटी सी चीज़ पे रात 12 बजे भी खुलते हैं, 13 बजे भी खुलते हैं, चलो ठीक है जी, अच्छी बात है। अब मुझे ये बताओ, ये जो फाटा मर्जर का जो था 3-4 साल इस पर मुसलसल काम होते रहे। 3 कमेटियाँ, मियाँ अजमल की सरबराही में एक कमेटी बनी थी, एक कमेटी बनी थी सरताज अजीज़ की सरबराही में बनी थी, एक और थी जो एक्स चीफ सेक्रेटरी कौन थे उसके उस सरबराही में 3 कमेटियाँ, हाँ फारूक इचनाइक की सरबराही में एक कमेटियाँ बनी थी और उस पर काफ़ी होमवर्क किया गया था। इसके अलावा साल 1.5 साल डिस्कशन भी चलती रही, फिर उसको मर्ज किया गया और 2/3 मेजॉरिटी से। देखिए, कोर्ट्स का हमें जो बताया जा रहा है ना, कोर्ट्स का काम है कानून की इंटरप्रिटेशन करना, सहल बनाना। ये कानून पास हो गया है, अभी उसको जो है उसकी इंटरप्रिटेशन अदालत का काम है, पार्लियामेंट का काम नहीं। पार्लियामेंट ने अपना काम कर दिया और अभी 2/3 मेजॉरिटी से, इसके बावजूद हमारे आला अदलिया ने, अदालत उज़्मा ने उस पिटीशन को या उस केस को एक्सेप्ट भी किया है, मेंटेन भी किया। यार एटलीस्ट मुझे बताओ कि या इनके पास केसेस नहीं है, मुझे लग रहा है कि एवं ही बैठे हुए हैं तो कहते हैं चलो जी आ जाओ। ये पॉलिटिकल केसेस के लिए तो हमारा अदलिया ऐसी बैठी हुई होती है ना, जैसे अभी ये नंबर 1। दूसरी बात यह है कि ये जो मर्ज हुआ है, सूबाई हुकूमत इसमें शामिल है। सूबाई हुकूमत पहले करारदाद पास करेगी सूबाई असम्बली, इसके बाद नशर असम्बली, इसके बाद फिर तकरीबन 16 से लेकर 20 तक जो है ना इंसानी हकूक के हवाले से जो रेलिवेंट लाज है वो फाटा या कबायली इलाकों में एक्सटेंड हो गए हैं। तो ये क्या हो सकता है कि किसी मुल्क का, मुहज़्ज़ब मुल्क का एक मुहज़्ज़ब अदालत आपसे, आप एक इंसान है, आप इस मुल्क का हिस्सा है, आपसे दिए गए इंसानी हकूक कि आप जलसा नहीं करोगे, आप अदालत नहीं जा सकते, आप पंचायत में जाओगे, वो जरगे जो सिस्टम है, मतलब कि ख़वातीन के लिए जरगा एग्जीक्यूशन होगी, लोगों के घर मसमार किए जाएंगे। ये मैं समझता हूँ कि ये हमारी अदलिया को भी थोड़ा सा ये जो है ना कि वो जो किसी ने कहा था कि, अब मेरे ख्याल में ठीक भी कहा था कि पाकिस्तानी अदलिया के बारे में उनके जो कमेंट्स थे कि ये अमीरों का, अमीरों के लिए जो है। अभी देखिए, परसों एक बंदे को अरेस्ट किया गया रात 12 बजे 2 बजे। यार इधर लोग कत्ल होते हैं, इधर लोग अगवा होते हैं, गरीब पूरे फैमिलीज को कत्ल किया जाता है। आपने देखा है कि एक सिविल जज बाहर आए कि जी आओ मेरे अदालत में उसको पकड़ ले या उसको ना पकड़ ले, लेकिन इधर एक यूट्यूबर को पकड़ा गया है। इधर आपकी हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो आके जो है ना रात 12 बजे वो लगती है। तो मैं समझता हूं कि ये इम्पॉसिबल है। एक जो पहला नुक्ता है, लेकिन इसको उनको बताया गया है कि केस सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। हाँ। और शायद उनको भी पता है कि हमारी जो अस्करी की आदत है वो अगर कोर्ट पे कुछ एवें कर ले तो शायद वो जो है ना कोर्ट इसको नल एंड वाइड करेगा, तो आपका भी फेस सेविंग हो जाएगा, उनका भी फेस सेविंग हो जाएगा अपने हक। लेकिन एक बात बताऊं, हमारे जजेस और कोर्ट्स के बारे में कुछ वईद भी नहीं है, शायद वो आ जाते हैं। सर ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद आते हैं तो ये इसमें जो 1-2 और बड़े अहम क्वेश्चन है उस पर भी बात करेंगे। इस वक्त प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहते हैं एक ब्रेक का। फाटा को वापस जो उसका स्टेटस है उसको बहाल करें ताकि हम जो बंदूक रखना चाहे, जो तोप रखना चाहे, जो रखना चाहे उसको खुली छूट हो। तो यहाँ पे ये जो प्रोमिस किए जा रहे हैं ये सिर्फ वो लिप सर्विस है। हाँ, इनको बस एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दो, बाकी जो करना है वो करना है हमने। देखें, मेरे ख्याल में दोनों तरफ से जो है ना सुर्ख लकीरें ड्रा की गई है, फौज की तरफ से या रियासत की तरफ से कि जी ये चीज़ें नॉन नेगोशिएबल है। कौन कौन सी? फाटा की मर्ज को रिवर्स करना, ठीक है, एज ए आर्म मिलिटेंट ग्रुप जो है पाकिस्तान में ऑपरेट करना, क्या आपके पास वसला बंदूक भी होगा, ये होगा, ये नहीं हो सकती, ठीक। दूसरी साइड से मुफ्ती नूर वली का जो वो जो एक वीडियो में वो बातें कर रहा था, उनकी तरफ से भी रेड लाइन ड्रा की गई है कि फाटा की मर्ज हमें किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है,
इससे आगे बात ही नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि दोनों ने कहीं पे जाके, क्योंकि मैंने जिस तरह शुरू में कहा कि अनफॉर्चुनेटली कुछ फियर्स हैं, कुछ डर हैं हमारी रियासत के कारिंदों को, कि वो समझ रहे हैं कि अगर हमने इनको अपीज़ ना किया तो ये आगे जाके किसी ग्रुप के साथ मिल के ये और लीतल हो जाएंगे। दिस इज़ अ प्रॉब्लम। दूसरी बात यह है कि हमारी रियासत को अफगान तालिबान पे भी कॉन्फिडेंस नहीं है, उम्मीद नहीं है कि वो शायद इनको कंट्रोल करें, क्योंकि अफगानिस्तान अनस्टेबल है और वो काफ़ी टाइम तक अनस्टेबल रहेगा। ये पाकिस्तान के लिए एक नाइटमेयर है। पाकिस्तान अपनी बॉर्डर को सिक्योर करना चाह रहा है। अभी सिक्योर करने के और तरीके भी है। आप आवाम को जो है इतना वो कर दे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को कर दे। वहाँ पे देखिए, फाटा को आपने मर्ज किया लेकिन लोगों के ग्रीवेंसेस को आपने एड्रेस नहीं किया। आपने ज़मीन तो अपने साथ मिला दी, लेकिन लोगों को आपने जो वादे किए थे कि 3% NFC से हर साल दिया जाएगा, ये चौथा साल है, कभी एक साल दिया है 3% NFC से? हर साल जो है ना 100 बिलियन रुपीस जो है उसमें इंजेक्ट किए जाएंगे और ये नॉन लैप्सेबल होंगे। 25 अरब जो पहले से दिया जा रहा है, मतलब 125 अरब जो है ना यहाँ पे जाएंगे, वो आप दे रहे हैं। मतलब यह है कि हमने जो वादे किए थे फाटा या कबायली अवाम के साथ, उनमें से रियासत ना उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। वो एटपार लेकर आना, वो महरूमियत दूर करना, वो ये सारे तो नहीं, ये तो रेटरिक्स है कि ये पाकिस्तान के शायराग है और ये पाकिस्तान की शहतीर है और ये कबाइल जो है ना, वैसे भी हम खुश होते हैं, ये बड़े बहादुर है, ये गयूर है और ये इस्लाम का किला है वगैरह वगैरह। कुछ 4 चीज़ों की स्टैंप लगा के हम कहते हैं हमने अपना काम कर दिया। एंड दैट्स द रीज़न कि आपका कबायली इलाका इस वक्त दोबारा जो है उनको TTP की तरफ से या मुख्तलिफ ग्रुप की तरफ से वहाँ पे लोगों को लेटर आते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में आते हैं, इस्लामाबाद में भी आते हैं, बता वसूल करने के हवाले से लोगों को हरासा किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि TTP के साथ अगर बात करनी है तो वो तरीके से करनी होगी, कुछ लाइन जो होंगे रियासत को तस्लीम करना होगा, वरना अगर डर के माहौल में हम बातचीत करते हैं तो मैं समझता हूँ वो नहीं हो सकते। इसी तरह फाटा रियासत का मसला है कि वो फ़ौज कहाँ रखनी चाहती है, वो छावनी कहाँ बनानी चाहिए। हम किसी से डिक्टेट लेंगे, अभी आपको वो डिक्टेट करेंगे कि जी फाटा में यहाँ पे आपने छावनी नहीं बनानी है, यहाँ पे आपने फ़ौज नहीं रखनी है, यहाँ पे पुलिस रखना है, डिप्लॉयमेंट वो करेंगे। अगर उनकी तरफ से अगर स्टेट अवे, या तो ये है कि टफ एक्शन लेने पड़ेंगे। आपने इतने मिलिट्री ऑपरेशंस किए, उसकी एक एनालिसिस होनी चाहिए, उसकी एक क्रिटिक होनी चाहिए कि उनका आउटकम क्या है, हाउ मच दे कॉस्ट अस। इसी तरह पार्लियामेंट के एक ओवरसाइट कमेटी अब होनी चाहिए कि ये भी देखे कि वहाँ पे जो प्रोग्रेस है मर्ज के हवाले तो सर बाद में आते हैं। जो इंसानी जानों का ज़िया हुआ है, जो ज़िया तो मैं नहीं कहूँगा, जो लोगों का खून बहा है, जो लोग को जिस बेदर्दी के साथ उनको कत्लेआम किया गया है, तकरीबन हम हर फोरम पे दुनिया को जब हम अपने आप को इनोसेंट दिखाना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे 70,000 लोग जो है इसमें शहीद हुए हैं, हमारे आर्म फोर्सेस के जवान शहीद हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं, पुलिस के जवान शहीद हुए हैं, हमारे आम शहरी इसका जो है ना टारगेट बने। APS का इतना दर्दनाक वाक़या है। इसमें जो लास्ट ये जो इजलास था, इसमें एक और नुक्ता था कि TTP से जुड़े जो 2 बहुत टॉप हाई प्रोफाइल जो उनके लीडर्स थे, उनको प्रेसिडेंशियल पार्डन दिया गया है। हमने देखा है अलवी साहब तो अगर उनको, वो तो अक्सर समझते हैं कि ये मफाद आमा में नहीं है, नेब तरमीम आया, मैं नहीं मानता, हाई मॉरल ग्राउंड की चीज़ आ जाती है तो ये यहाँ पे एक तो सदर साहब के वो हाई मॉरल को क्या हो गया था, और दूसरी बात ये कि अगर इस तरह होगा तो ये एग्जाम्पल आप क्या समझते हैं कि मतलब ये आप किस तरफ देख रहे हैं, ये क्या एग्जाम्पल सेट हो रहा है? आई डोंट नो कि क्या कह दें, लेकिन प्रेसिडेंट साहब ने तो मेरे ख्याल में पार्लियामेंट को बिल्कुल, और उसका जो हाई मॉरल ग्राउंड है वो तो अमेरिका की सफीर डेविड ब्लूम को जब वो रिसीव कर रहे थे, बगी में बिठा के उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, वो सारी चीज़ें जो हो रही थी वहाँ पे उनकी हाई मॉरल ग्राउंड एक्सपोज हो गई थी। अभी देखें ये कितना इंपॉर्टेंट मसला है, इसको पार्लियामेंट में ये डिस्कस कर गए हैं कि हम 2 बंदों को, इंपॉर्टेंट टेररिस्ट को जो है हम प्रेसिडेंशियल पार्डन दे रहे हैं। मतलब आपने अपने पार्लियामेंट को खुद इज्जत देना होगी, तब जाके जो है आप किसी दूसरे को कह सकते हैं कि आपकी पार्लियामेंट की इज्जत करे। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त जो सिचुएशन है ये बड़ा फ्लूइड है
आप कुछ नहीं कह सकते कि ये टॉक्स आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। अगर आगे बढ़ेंगे तो पार्लियामेंट को कितना इंगेज करेंगे, अगर आगे तो या ये जो है ना, ये तो मुझे अगर ये बात जो है ना मुझे बनती पर नज़र नहीं आ रही है कि अगर आपने पार्लियामेंट की ओवरसाइट कमेटी बनाई, जो इंटरलॉक्यूटर्स है वो जाएंगे, वो आके पार्लियामेंट को ब्रीफ करेंगे, मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है। मैं बस सिर्फ आखिरी पॉइंट है सर, आखिरी कमेंट देना चाहूँगा, वो ये है कि ओवरऑल आपको इसका बेहतरीन, जो कि किसी से डका छुपा नहीं है, अभी तो हमने देखा भी है मिलिट्री जो लोग टॉप मिलिट्री लीडरशिप है जो इस पूरे अमल में इंगेज है, उनके साथ उन्होंने भी दिल की बातें बता दी और हमें पता चल गया कि कौन से नुक्ते पे बात हो रही है, किस लेवल पे ये बातें हो रही हैं, किस वीक पॉइंट से ये सारे मामला चल रहे हैं। आप इस और अगर इसको की एक कंक्लूजन ड्रॉ करें एक दो लाइनों में, क्या समझते हैं कि ये आपको लग ये काम, पहले तो मुज़ाकरात आया, कामयाब होते हैं, दूसरी बात ये कि कामयाब हो गए एक्सपीरियंस को देखते हुए, तो ये आगे भी चलकर जो है ना वो कामयाब रहेंगे। देखिए सर, पहली बात तो यह है कि मिलिट्री लीडरशिप का काम ही नहीं है डायलॉग, ये पॉलिटिकल डायलॉग के लिए देखिए तालिबान के साथ जो 2 साल मुज़ाकरे वो किसने किए? क्या अमेरिकी जनरल आ रहा था, क्या अमेरिकी ब्रिगेडियर आ रहा था, अमेरिकी कर्नल आ रहा था, या रिटायर्ड थे या सर्विंग थे? नो, देयर वाज ए टॉप डिप्लोमेट जो ज़ल्मे खलीलजाद और उनके जो स्टेट डिपार्टमेंट की टीम होती थी। अभी मेरा ख्याल ये होगा कि फ़ौज पीछे रहें, एक टीम कॉन्स्टिट्यूट करें जिसमें जो है ना आपके बेहतरीन नेगोशिएटर्स हों, पाकिस्तान में हैं अच्छे, जो डिप्लोमेट्स हो, पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी उनका हो, उनको उनके साथ इंगेज करें, लेट देम प्ले, लेट देम कंटिन्यू टॉक विद देम, पीछे मिलिट्री रहे। जब मिलिट्री वाले टॉक्स करते हैं ना वो कभी कामयाब नहीं होते। हिस्ट्री में आप देखें पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट डायलॉग जो होते हैं वो प्रोफेशनल लोग करते हैं। एक मुज़ाकराती अमल जो हुआ था सवात में, वो ANP ने लीड किया था, वो भी नाकाम हुए थे, वो भी नाकाम हुआ था क्योंकि उनका मेरे ख्याल में हाफ हार्टेडली उसने कहा था कि लेट देम टेस्ट। चलो जी, आप कहते हैं कि बात ANP वाले शुरू में नहीं करना चाह रहे थे, उनको कहता चलो जी टेस्ट करते हैं, आप कहते हैं कि इनके साथ बातचीत और जो आगे कर लेते हैं। और उन्होंने कहा भी कि जब बातचीत हो गई तो जब उस वक्त वो स्याही अभी खुश भी नहीं हुई थी कि ऊपर से आवाज़ आई कि कुफरिया निज़ाम को नहीं मानते, ये नहीं, उधर से वो जाके बुनेर की तरफ चल निकले ना मेरे ख्याल में। और वो भी देखे इतना शार्ट भी नहीं होता कि आप 2 दिन के अंदर अंदर डायलॉग ख़त्म करते हैं। डायलॉग एक लेंथी प्रोसेस होता है। अमेरिका का इतना स्टेमिना था, तालिबान का इतना स्टेमिना था कि वो 20 महीने तक जो है ना वो इंगेज रहे। कुछ ऐसे होते हैं कि सालों पे डायलॉग चलते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि TTP के साथ आपने कल प्रोफेशनल भेजे और वो वापस आके आपको कहेंगे कि जी ना हमने ये चीज़ें डिस्कस की, वी एग्री ऑन नो, ज़रूरी नहीं है। डॉक्स चलते रहते हैं, बैकग्राउंड में चलते हैं, फर्स्ट ट्रैक पे चलते हैं, सेकंड ट्रैक पे चलते हैं, थर्ड ट्रैक पे चलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनको वेरियस ट्रैक्स पे डाले, मिलिट्री वाला पीछे जाए, क्योंकि मिलिट्री का काम ही नहीं है डायलॉग करना। ये है प्रोफेशनल नेगोशिएटर्स हु नो कि कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, किस तरह करनी है, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना। इस तरह ये डिप्लोमेट्स है, इनका काम क्या होता है? डिप्लोमेट्स का काम होता है स्टेटस को मेंटेन रखना कि जी इससे नीचे ना जाए, इससे नीचे ना जाए, इससे नीचे ना जाए। वो बाकी आगे डिसीजन लेते हैं पॉलिटिकल लीडर्स लेते हैं। सर दूसरे मौजू की तरफ आते हैं, फिर टाइम हमारे पास कम है। KP में आम तौर पर यह है कि सर हमने देखा है कि 40,000 से ज़्यादा मेगावाट बिजली हाइडल पावर से प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है। 40,000 से ज़्यादा बिजली पैदा कर सकती है खैबर पख्तूनख्वा जो है ना, पानी के ज़खायर भी हैं जो वहाँ पे जो है वो ज़्यादा है। हमने देखा है कि ये जो कैपेसिटी है इसको, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला एनर्जी का है, वो अभी तक KP उसको नाकाम नज़र आ रहा है, उसको वो जो है वो केप नहीं कर पा रहा, उसको वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। उसमें हर्डल्स क्या है? सबसे पहले तो नुक्ता ये, क्या अभी तो जो 18th अमेंडमेंट के अंडर खैबर पख्तूनख्वा को एक ऑटोनॉमी मिली है, तो वो जो चाहे अगर वो मोटरवे बना सकते हैं तो वो अपना डैम भी बना सकते हैं, वो कहीं पे भी बिजली का बिजली प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी जो है ना डैम बना सकता है या कोई और दूसरा जो है निज़ाम बना के वहाँ से बिजली पैदा कर सकता है। कौन रोक रहा है? देखिए आपने बड़ी अच्छी बात की कि
कैपेसिटी डेफिनेटली वहाँ पे है। और ये जो आपका जो 2040 या 2050 का जो एक आया था प्लान आया था, उसमें सिरे से हाइडल था ही नहीं, क्योंकि हाइडल में ये कमीशन वगैरह जल्दी अभी कोयला है, कोयला में आप कर सकते हैं, गैस में आप कर सकते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको एक सिंपल मिता केपी मैं आपको कहता हूँ जाके यार जी बाज़ार से जो है ना इतने आलू ले आऊँगा, और आपकी मर्ज़ी है कि आलू ले आओ, टमाटर ले आओ, बेच दें। जब आप ले आते हैं मैं कहता हूँ अभी आपने बेचना नहीं है, रखो अपने साथ, आप क्या करोगे, मुझे देना है। आप कहते हैं मैंने 10 रुपये पी लिए हैं, मैंने कहता हूँ बस मुझे 10 के दे दें। आप कहते हैं मेरी नहीं, और 10 भी दूंगा 2 साल बाद। आपके पास ऑप्शन क्या है, लेट द आलू रॉट या देने हैं मुझे, डेफिनेटली देंगे कि यार चलो ठीक है 10 साल बाद दे दो, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि 2020 में इसी हुकूमत ने, महमूद खान साहब की हुकूमत ने एक व्हीलिंग पावर रेगुलेटरी एक रेगुलेशन है, नेफ्रा रेगुलेशन है 2016 में, उसके तहत मरकज़ के साथ या नेफ्रा के उसके तहत एक एग्रीमेंट किया गया। व्हीलिंग ये होता है कि जी मेरी बिजली यहाँ पे पड़ी है और ये आपके तार आए हुए हैं, ये बिजली आप मुझे इधर से उठा के इधर ले आए तो मैं आपको 1 रुपीज़ पर किलोवाट आवर दूंगा। ठीक है जी। पेहूर हाई लेवल कैनाल को टेस्ट लिया गया उसके जो 18 मेगावाट थे वो 10 साल वापडा वाले खरीद ही नहीं रहे थे, कहते हैं आपकी मर्जी जो भी करना है कर लो, नहर में वापस फेंको। हमने मजबूरन होकर जी ले लो यार, कहते 1 रुपये पे देना, कहते 1 रुपये पे ले लो। 10 साल तक वो वापडा वाले आपसे 1 रुपये पे लेते रहे और आप मजबूर थे। इसके बाद थोड़ी सी रहम खाई, कहते चलो जी हम आपको 3 रुपये देते हैं, देते नहीं दे रहे थे, वो सारा अभी तक जो है ना आपका एरियर में जा रहा है। फिर हमने जब एग्रीमेंट किया व्हीलिंग का वापडा के नेफ्रा के उस साथ, हमें बताया गया कि आप अपनी बिजली खुद बेचे जहां भी बेचना चाहे, एक लीगल इंस्ट्रूमेंट के तहत। पेहूर हाई लेवल कैनाल के 18 मेगावाट को उठा के हमने चराट सीमेंट प्लाना उनको इंडस्ट्रियल सेक्टर को 7.5 रुपीज पर किलोवाट आवर हमने दे दिया, या पर यूनिट या पर किलोवाट जो केपी के मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज थे, केपी के मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज जो बाय से वो 30 हमें फायदा क्या हुआ, एक तो आपको कैश मिल गया टाइम पे, इधर आपसे 1 रुपये 2 रुपये पे ले रहे थे, वो कर्ज ले रहे थे, इधर आपने 7 रुपये पे दे दिया। हमने कहा 7 में से जो 1 रुपये हमने वापडा को देना है, बाकी 6.5 हमारे अपने अकाउंट्स में जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। अभी ये चला, व्हीलिंग शुरू हो गई, उधर से 148 से 158 मेगावाट जो था ना खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के साथ और पड़ी थी, उसने कहा जी मार्केट करो। उससे फ़ायदा किया था कि खैबर पख्तूनख्वा को जो लोकेशनल डिसएडवांटेज था उसको इससे कवर किया गया, क्योंकि जो बिजली मुझसे वापडा वाले 1 रुपये पे या 3 रुपये पे खरीद रहे थे, वो मेरी इंडस्ट्री को 20 रुपये पे बेच रहे थे। मैंने अपनी इंडस्ट्री को अपनी बिजली देनी थी और उससे पैसे भी लेने थे। मैंने वही बिजली जो मैं वापडा को, मेरी अपनी बिजली थी और कानून के तहत मैंने वही बिजली वापडा को 3 के बजाय मैंने 6 रुपये पे बेच दी, 7 रुपये पे बेच दी। एग्रीमेंट किया, मेरी इंडस्ट्री को भी फायदा, मुझे भी फायदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पता चला जी। अभी आप कहते हैं ना कौन, यहाँ पे देखे ये हाई कोर्ट जो मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, दीज आर रियली फॉर द इन्फ्लुएंशियल पीपल। नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पता नहीं चला, उसने चैलेंज किया। बस छोड़े ना, पता यही होता है ना कि उनको पता चला कि ये अच्छा काम किसने किया है। अच्छा। उसको पता चला, नेफ्रा में उसको चैलेंज किया और कोई गया जी, ये जो इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई और पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई, इनको कहा गया कि जी आओ डिस्कोस को, डिस्को आ गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने न आव देखा न ताव देखा, खैबर पख्तूनख्वा को था कि स्टॉप इट। ये फरवरी 2021 में कहा कि स्टॉप इट। यार खुदा का स्टे ऑर्डर वो देखे क्यों, मैंने कानून के तहत मेरी बिजली है, सरकार मुझे 8वीं तरमीम मुझे इजाजत दे रहा है, सब कुछ इजाजत दे रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं दे सकूं और फिर सो गया, सत्तू पी के सो गया। 1 साल हो गया है, आपका 158 मेगावाट जिसके लिए 7 या 10 कंपनियों ने अप्लाई किया है और वापडा वाले आपसे वो मुफ्त में ले रहे हैं, क्योंकि उसमें मलाकंड 3 का जो है ना 81 मेगावाट भी शामिल है, वो आपसे 3 रुपये पर किलोवाट आवर ले रहे हैं। यहाँ हो सकता है कि वो 10 से ऊपर चले जाएं और कैश देंगे आपको। यहाँ पे तो वापडा वाले आपको पता है वो दे भी नहीं रहे हैं, वो जो नेट हाइडल प्रॉफिट है यहाँ पे आपको पूरी बिजली दे रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर स्टे किया, क्योंकि असल में इसमें नुकसान हो रहा था पंजाब के इंडस्ट्रियलिस्ट को।
पंजाब से इंडस्ट्री को डर हो गया, पंजाब या पाकिस्तान की फेडरल ब्यूरोक्रेसी को जो मोस्टली पंजाब से हैं, या इसकी पॉलिटिकल लीडरशिप को, या हमारे जजेस को जो मोस्टली पंजाब से हैं। खैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो 2-3 पेशावर से भी के भी बैठे हुए हैं, नल्ला साहब भी है। उनको पता चला कि अगर खैबर पख्तूनख्वा ने ये 158 मेगावाट बिजली 48 अरसान कीमत पर, इनके लिए तो अरसान है, हमारे लिए तो महंगा था, डबल कीमत पे इंडस्ट्रीज को दे दी, तो यहाँ पे तो इंडस्ट्री चल निकलेगी। उससे क्या होगा? प्रोजेक्ट नंबर 1 इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पता चला, फिर आपको जिहादी कहाँ से मिलेंगे? फिर इस्लामाबाद की जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ है ये कौन लेगा? यहाँ पे तो प्लाट कौन लेंगे? क्योंकि सारे तो केपी से लोग, वहाँ से लोग घर बेच रहे हैं, ज़मीन बेच रहे हैं, कारखाना बेच रहा है, मार्केट बेच रहा है, वो सारा इधर से कर रहे हैं। तो इस्लामाबाद की बड़े बड़े हाउसिंग सोसाइटीज़ है, उनके लिए आपको लोग नहीं मिलेंगे। और सबसे ख़तरनाक बात जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लगी मेरे ख्याल में, वो ये लगी कि इससे पंजाब से इंडस्ट्री जो होंगे वो खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट होंगे। तो खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट होना, जो इंडस्ट्री का हक़ तो पंजाबियों का है, पंजाब का है, ये किधर से आ गए हैं कि आके जो है ना वहाँ पे इंडस्ट्री लगे। एंड स्टे वाज ग्रांटेड, अभी तक वो स्टे 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल से ऊपर हो गया। और अच्छी बात, इसमें एक और बात भी आपको बताऊं, न आपके ANP वालों ने इस पर प्रोटेस्ट किया, ना आपके तहरीक इंसाफ वालों ने इस पर प्रोटेस्ट किया। ये आपके जो इधर कैबिनेट में हम कह रहे थे ना कि 12 मिनिस्टर बैठे हैं, 13 मिनिस्टर बैठे हैं, 14 मिनिस्टर बैठे हैं, ना इस पे पीपल्स पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, ना इस पे मौलाना फजल रहमान साहब ने प्रोटेस्ट किया। और मैं समझता हूँ कि शायद आज तक उनको पता भी नहीं होगा कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ जिस तरह खिलवाड़ खेला जा रहा है, कभी एक इदारे के थ्रू, कभी दूसरे इदारे के थ्रू, उनको पता भी नहीं होगा। तो क्या हो रहा है, अभी आपका 158 मेगावाट बिजली जो आप अपनी रिसोर्सेज से 8वीं तरमीम के तहत बना रहे हैं, वो आप वापडा को मुफ्त दे रहे हैं ताकि वो जाके फैसलाबाद में फैक्ट्री, और इस पर क्या हो रहा है, वही बिजली वहां से उठा के टेक्सटाइल मिल्स को दी जा रही है 25 अरब रुपए की सब्सिडी पे। वो सब्सिडी दे रहे हैं, इसको सब्सिडाइज करके वो दे रहे हैं उनको, ताकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री चले। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पे है? आपसे सवाल पूछो, सारी बातें मैंने तो नहीं करनी, आपने भी करनी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ है? फैसलाबाद में, लाहौर में, ख्वाहिशा, शेखुपुरा में। देखिए मेरे ख्याल में इस तरह रियासतें नहीं चलती। अगर आप रियासत इस तरह चला रहे कि आपने अदालत जो है न कानून को देखती है न आइन को देखती है, जो भी बंदा गया, आपने खैबर पख्तूनख्वा के 4 करोड़ आवाम के मुंह से नवाला छीना है, सिर्फ किस लिए? ताकि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट, और मैं समझता हूँ कि शायद इंडस्ट्रियलिस्ट ने पैसा भी दिया होगा, इस तरह नहीं होते, क्योंकि हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली एवरीबॉडी इज फॉर सेल। हाइडल, हमें तो वो ये बताया जाता है कि हाइडल पावर जनरेशन को इनकरेज करना है, सोलर के वो ग्रीन ये इनकरेज करना है। अगर ये पंजाब में होता तो फिर ठीक था। अच्छा पीडो, मैं एक बात बताता हूँ, खैबर पख्तूनख्वा की इंडस्ट्रीज के लिए आपकी अपनी बिजली नहीं दी जा रही है। इस वक्त आपको पता है पंजाब के टेक्सटाइल मिल्स को 100 बिलियन रुपीस जो है वो सब्सिडी दे रहे हैं। किस लिए? 26 अरब पावर की मद में 100 यूनिट भी और 70 ना वो अलग है, मैं इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूं। 70 अरब जो है वो गैस की मद में दे रहे हैं। अभी आप जाए ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट, यहाँ पे अतर साहब भी बैठे हुए हैं, उन्हें कह दे कि जी ये जो पंजाब की इंडस्ट्रीज को जो फैसिलिटी दी जा रही है ये खैबर पख्तूनख्वा को भी दे दे। आप क्या समझ, आपको कहाँ निकालेंगे, कहाँ आपको प्लेस करेंगे? गद्दार। अच्छा सर, दूसरे तो मैं ये अभी जो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने खैबर पख्तूनख्वा की वकला बिरादरी को, जजेस बिरादरी को, कि थोड़ा सा इस सूबे का, हमारे अपने सियासतदानों को भी, कि थोड़ा सा आप भी इस सूबे का हक है कि आके इस हाई कोर्ट में वो जो जज साहब स्टे ऑर्डर दे के कहीं शादी की तकरीब में गए होंगे, उन्हें आगे थे कि बस कर देना यार। ठीक है। अच्छा, जो बिजली प्रोड्यूस करने के मुख्तलिफ, हर सूबे के पास एक कैपेसिटी है, IPPs जो प्राइवेट बिजली के कारखाने हैं, जिसकी वजह से हमें जो है ना अभी भी आज भी अनाउंस किया गया है जो 10 रुपए पर यूनिट मिल रहा है आम कंज्यूमर को, मिल रहा है 2 रुपए परेशान करके 3 रुपए पर यूनिट। उन पर कोई टैक्स नहीं है। पीडो पर 2001 से
वो ये दूसरी चीज़ है। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्स भी पड़े थे, शायद मैं ले आता, लेकिन मैं भूल गया कि आप यही सवाल करेंगे। पावर अगर बिजली पैदा कर रहे हैं तो उस पे टैक्स, इनकम टैक्स होता है कि जो पावर जनरेट करते हैं और बेचते हैं उन पे इनकम टैक्स नहीं होता है। पावर जनरेशन कंपनीज पे एग्जाम्पशन, मतलब है कि वापडा को एग्जाम्पशन है कि वापडा इनकम टैक्स नहीं देते। जितना बिजली वापडा पैदा करती है, जितना बिजली वापडा बेचती है, उस पर इनकम टैक्स नहीं है। फिर ये जो एग्जाम्पशन है ये IPPs को भी दी गई कि जो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब ये है कि जो चाइना से आया है, जो फैसलाबाद से आया है, जो कराची से आया है, जो भी है, अगर वो भी बिजली पैदा करे, सियार भाई वक्त दीजिए जी, अगर वो भी बिजली पैदा करे और वो बेचे, उस पर इनकम टैक्स नहीं होगी। लेकिन पीडो पे है। अगर ये खैबर पख्तूनख्वा पैदा करे तो उस पर इनकम टैक्स होगी। पीडो ये है पख्तूनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। पख्तूनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट, पहले ये तो प्रोविंशियल एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फिर ये जो है ना NWP एनर्जी, और अभी ये पख्तूनख्वा की जो हुकूमत अपनी बिजली, देखे यार कौन सा जुल्म है कि वापडा वालों से टैक्स नहीं लिया जाएगा, IPPs वालों से टैक्स नहीं लिया जाएगा, RLNGs वाले जो LNGs उस पे जो करते हैं उससे टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर ये काम खैबर पख्तूनख्वा वाले करें ना, फिर वो टैक्स देंगे। जब ये आ गए जरगा, अभी मैंने सुना था कि महमूद खान साहब ने इसको टेकअप किया था, जब हुआ है FBR वालों को सिर्फ कहा कि आपका जो आर्डर है ना उसमें ये वापडा ऑब्लिक पीडो कर दे। 4 साल हो गए, अभी तक वो ऑब्लिक नहीं लगा रहे हैं। देखिए अच्छा सर, ये मामलात अमूमन बड़ी खतरनाक बात की थी। अगर आपको पता है कि यूनिलेटरल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एक मुल्क ने किया था। जी बिल्कुल, खैर अल्लाह ना करे ऐसी हालत हो, जी। लेकिन जब आप एक सूबे को, एक रीजन को मगर इसके लिए सूबाई नहीं सर, इसमें एक है, आपने उसका जिक्र भी किया, इसमें सूबाई लीडरशिप जो है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो कि लीगल फर्टर्निटी है, मीडिया हम बातें करते हैं। हमारी नैरेटिव क्या है, हम बहुत गैरत वाली कौम है यार। गैरत वाली किधर है? आपकी बिजली के देखो, आपकी गैस, अभी गैस पे आ जाए या पानी पे आ जाए, कोई एक चीज पे आ जाए, आपकी गैरत तब होती, मैं पख्तूनख्वा वालों को कहता हूँ जो अपने आप को बड़े गैरत वाले कहते हैं, आपकी गैरत तब होती कि आप अपने वसाइल जो है या आपके जो हक है वो हक मांग सकते थे। आपका पॉलिटिशियन, मैंने कहा ना, ये जो आप कह रहे हैं ना, लोग कहते हैं कि गुज़िश्ता 4 साल में जो है 12 आपके मिनिस्टर्स के बैठे हुए थे, तो क्या नहीं इस तरह अगर आप बात नहीं कर सकते, इस तरह आपकी ब्यूरोक्रेसी, लेकिन ब्यूरोक्रेसी तो इतना कर सकते, आपको पॉइंट आउट करे कि सर जी ये चीजें काली चीज बेच रहे हैं। हसन साहब, इसको ऐसे मामलात को आमतौर पर एक फोरम है उसका, उस पे टेक अप करते हैं, कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, CCI, मुश्तरका मफादात कौंसिल, वहाँ भी आपको ठीक ठाक दे तो रहे हैं। उसकी कंपोजिशन पिछले दिनों हुई है, उसकी रिकॉन्स्टिट्यूशन हुई है, क्योंकि हुकूमत चेंज हुई है, तो उसके बाद तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में 8 मेंबर्स होते हैं। आप उस पर रोशनी डाले कि मतलब अगर वहां पे ये मैं मसला हम उठाए, एक CM हमारा भी उसका मेंबर है, तो CM उठाए। पाकिस्तान की तारीख में मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई वो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन लाइक 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, बड़ी ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट्स है। उसमें क्रिएट किया है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट कि अगर सूबों के दरमियान, अगर मरकज और सूबों फेडरेशन एंड फेडरेटिंग यूनिट्स के दरमियान कोई मसला आ जाता है, इट विल गो टू द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। और वहां पे कंस्ट्रक्शन इस तरह की गई है कि किसी भी सूबे का हक ना मारा जाए। देखिए ये इसमें टोटल मेंबर होते हैं 8, ठीक है। वजीर आजम उसका चेयर करता है, ठीक है। 4 सूबों से 4 बंदे, मतलब एक वजीर आला, वज़ीर आला, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब, 4 ये हो गए। मरकज कितने अपॉइंट करेगा? 3 एक प्राइम मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर, लगभग 4 हो गए। मरकज से भी 4 हो गए। वजीर आजम उसको मरकज से डेफिनेटली है, वो चेयर करेगा। बाकी 3 जो होंगे ना वो मुख्तलिफ जगहों से होंगे। रिवायत ये है कि अगर वजीर आजम एक सूबे से हैं तो बाकी 3, और ये नेचुरल है। देखिए जिसने भी ये सोचा है ना, बड़ा मेरे ख्याल में दूर की सोची है उसने, कि जाहिर बात है वज़ीर आज़म तो एक सूबे का होगा, या सिंध का होगा, KP का होगा, बलोचिस्तान का होगा, पंजाब का होगा। बाकी 3 जो है ना वो बाकी सूबों से लिए जाएंगे। अभी बैलेंस बनाने के लिए आपका मौलाना फजल रहमान साहब कोalition में, महमूद खान साहब, अवामी नेशनल पार्टी साहब, पीपल्स पार्टी, सारे हैं। अभी आप कंस्ट्रक्शन देखें कि मरकज के जो 4 बंदे हैं, इसमें प्राइम मिनिस्टर कहाँ से है?
पंजाब से। बाकी 3 कहाँ से होने चाहिए थे? बलोचिस्तान, केपी और सिंध से। इसने क्या किया है? 2 पंजाब से लिए और वहाँ एक सिंध से नवीद कमर साहब, क्योंकि उनका शर्म तो आनी थी ना कि यार ये भी ज्यादा पीपल्स पार्टी से जोर डाला होगा। पीपल्स पार्टी जरा है। मुझे ये बताओ, एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब भी उसके एहसन इकबाल पंजाब से, ख्वाजा साद रफीक पंजाब से, प्राइम मिनिस्टर पंजाब से, एक जो है ना उसको उधर से लिया गया है। और सीएम अभी कौंसिल कॉमन और कौंसिल ऑफ कॉमन, एक पंजाब से सीएम भी है। पंजाब से कितने हो गए? हमजा, वालिद, एहसन इकबाल और ये 8 में 4 आपके पंजाब से हो गए। 8 में 4 आपके पंजाब से हो गए। बाकी जो है ना केपी, सिंध और इससे 4 इधर से हो गए। बैलेंस आपका किधर गया? मुझे ये बताओ। डिसीजन अभी आप कहेंगे ना कि यार क्या इसमें, ठीक है मौलाना फजल रहमान साहब को इसका पता नहीं है यार। हम जैसे वो की बात है 2 टके के साहबी, आपको पता है, हमें पता, उनको पता नहीं होगा। वो जो कहते हैं ना प्रोवर्बियली, क्या हैदर खान होती साहब को पता नहीं होगा कि ये क्या कर रहे हैं? क्या मोहसिन दावल साहब कर रहे हैं उसको पता नहीं होगा कि ये क्या कर रहे हैं? क्या पीपल्स पार्टी को इतना भी वो नहीं है कि यार आपने तो सिंध को एडजस्ट किया, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान एक कोई लेपालिक है पर कटे हो, तुम क्या कहते हैं ना, वही लेपालिक है। ये है कि आप उनको नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे सूबों के साथ जो इसी पे, लेकिन इसमें शायद मैं नहीं कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ गुनाहगार होगा। आपके अपने लोग जो है, मौलाना फजल रहमान साहब हज पे गए हैं, पूरी टीम उनकी हज पे गई है। शायद उनको थोड़ा सा वहाँ पे एहसास हो कि सूबे के साथ क्या हो रहा है। हैदर खान होती साहब को चाहिए कि इस मसले को टेकअप करें। ठीक है ना, शहबाज शरीफ अच्छे आदमी हैं, सूबे के मफाद पे मेरे ख्याल में सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं हूँ या जो भी है, उनको जो है कि ये जो आईन में लिखा है 4 होंगे और प्रेसिडेंट ये है, उसूल ये है, मॉरलिटी ये है कि 4 सूबों से वो 4 होंगे, एक से वजीर आजम, बाकी 3 से मेंबर। जी बिल्कुल सर, वो फेडरेटिंग यूनिट्स जो है उनको आप इस तरह प्रोटेक्ट करेंगे, वो यूडीआई वाला जो फार्मूला है। बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। नाज़रीन, ये था इस हफ्ते का प्रोग्राम। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।